नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं 12th हिंदी के 20 नंबर की तैयारी। जी हाँ, इस वीडियो पे आपको मैं कराऊंगा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो 20 नंबर का ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा, कौन कौन से गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश आपको करने हैं, और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा कि कैसे आपको महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को कॉपी पर सॉल्व करना है। ठीक है, कि जो क्वेश्चन आखिरकार आते हैं, जैसे एक आपका गद्यांश हो गया, ये बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पद्यांश भी आपका 10 नंबर के लिए आता है। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है, उनका संदर्भ जो भी है, रेखांकन की व्याख्या हो गई, सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहां पर आपके सामने आता है गद्यांश। तो अब इसको देखिए, यहां पर दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने जो दिया गया है। तो यहां पर है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना है। फिर इसके बाद यहां पर कहा गया कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इसको देखकर आप पूरा पहचान भी गए होंगे। ठीक है ना, काफी ज्यादा आसान है और पहले चैप्टर से है, क्योंकि आप यहां पर देखें तो इसकी पहचान है, राष्ट्र शब्द कई बार आ रहा है। ठीक है ना, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है यहां पर ये, और इसको यहां पर अगर पहचान लिए हैं तो फिर यहां से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आखिरकार बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यार 10 नंबर का सवाल है। हिंदी में आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छा स्कोर कर देते हैं, कम से कम हिंदी में अगर आप ले आते हैं 95 प्लस, तो फिर आप अदर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम भी कर देंगे तो हिंदी आपका परसेंटेज को मैनेज कर देती है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहता हूं कि आप हिंदी पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए, इसका अंडरलाइन पोर्शन भी दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं, ये आपका रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे आखिरकार। तो यहां पर आपके सामने इसका देखिए पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। देखिए आपका ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, या तो इसी क्वेश्चन को आपका पूछेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, या तो संदर्भ लिखने के लिए पूछ ले, या तो पाठ का शीर्षक या लेखक का नाम, एक ही बात है। तो यहां पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, आपको पता ही है। तो बस इतना आप लिखेंगे तो मिलेगा आपको 2 नंबर। ठीक है ना, इस प्रकार से एग्जामिनर चेक करके और 2 नंबर आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। तो हमने अभी पढ़ा कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो भैया राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी कि राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहां पर यही बस आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आप सोचें कि इसमें बहुत बड़ी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो आप एक लाइन में लिखकर भी 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए एकदम। ठीक है, जो भी बताऊंगा 100% रियल होगा, बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और मतलब जन मतलब मनुष्य, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं। हमने अभी पढ़ा यहाँ पर जो है अपने गद्यांश में कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। ठीक है ना, मतलब राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। बस इतना आपको आंसर इसका बना देना है। ठीक है, तो ऐसे कर देना। अब इनका देखिए आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसी पैसेज में मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा गया ना कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यही आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर इसी से पढ़कर आप लोग सारे आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए नंबर 4 क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो आपको पता है पृथ्वी जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका भी आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो सारे के सारे एक एक लाइन के देख सकते हैं और बस 2 नंबर आप आराम से इनको लेकर जो है जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आता है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंडरलाइन पोर्शन आपको जो है दिया गया है उसकी व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन क्या दिया गया है, यहाँ पर इसमें देखें अगर तो अंडरलाइन में आपका दिया गया है कि जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी जो है प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसे हम यहाँ पर करेंगे तो इसकी व्याख्या के लिए आप कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा व्याख्या कैसे करनी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नंबर यहां पर भी मिलेगा। तो लिखेंगे जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के भी एक माता के ही समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। बस मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप जो किताबी भाषा है उसी में उलझे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी ज्यादा से ज्यादा आप भाषा का इस्तेमाल करिए। देखिए अब कहा जाता है, मैं आपको
एक रियलिटी बता रहा हूँ। लोग कहते हैं आपसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया, जैसे आपका अदर सब्जेक्ट है कोई भी, उसमें आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते, केवल आप सोशल साइंस सब्जेक्ट है जो कि आप उसमें अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अच्छे नंबर ला सकते। तो ऐसा नहीं है, देखिए हिंदी में भी अगर आप अपनी भाषा थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तो वहाँ पर जो है एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि इससे लगता है कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ तो टैलेंट है, कुछ अपना जो है उसमें योगदान दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा फोकस करिए कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। तो बस इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर यहाँ मिलेगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए पद्यांश आपका आता है। पद्यांश यहाँ पर दिया गया, इसको पढ़िए थोड़ा सा। कहा गया मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ। और यहाँ पर लास्ट लाइन दी गई है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तो देख सकते हैं, इसको देखकर आप पहचान भी गए होंगे शायद से, यहाँ पर ये पवन दूती का चैप्टर से है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अंडरलाइन पोर्शन कौन सा है, रेखांकन इतना, ठीक है, ये रेखांकित है, ठीक है। तो इसकी अभी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आखिरकार बनेंगे। तो क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाते। तो भैया आपको पता है राधा जी जो है पवन को यानी कि वायु को दूतिका बनाकर कृष्ण को संदेशा भिजवाते हैं। तो बस इतना आंसर दे देंगे, 2 नंबर यहां पर आपका फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आइए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिया गया है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो अगर आप देखे होंगे, इसी में कहा गया है कि मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले, शुरू लाइन में ही बताया गया शुरुआत में। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे, मेरे प्यारे नवजल से मतलब नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, और जल से नेत्र वाले मतलब जो कमल है, कमल जैसे नेत्रों वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी शोभा कैसी है कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसी नेत्रों वाले होंगे। बस इतना बताएंगे, 2 नंबर यहाँ पर फिक्स है, इतना करेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर प्रश्न की राधा की मनोदशा का वर्णन करिए। तो राधा की मनोदशा कैसी है, उसमें बताया गया है पैसेज में, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, ठीक है ना, ऐसा बताया गया है। तो बस क्या है, राधा की जो है पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो के पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा तो उन्हें सुधार। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं 2 नंबर इसका मिलेगा, इतना लिखने का, ठीक है। तो मनोदशा मतलब समझ गए कि उनकी मनोदशा कैसी थी, तो बस आप इतना लिख दिए। अगला जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन जैसे पूछता है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप दिए गए गद्यांश से पद्यांश जो भी है, तो यहाँ पर जैसे पद्यांश है तो पूछेगा कि दिए गए पद्यांश का आप लोग संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भी है तो भी यही लिखना है, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है, पवन दूतिका चैप्टर से है, ठीक है ना, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। तो बस यहाँ पर इसके रचनाकार बता देंगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन। अगला देखिए, नंबर 5 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश कितना है, आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो रेखांकित अंश आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से और न भेजा संदेशा, मतलब मेरे श्री कृष्ण जो भी उनकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और वो मधुबन जब से गए हैं वो वहां से वापस नहीं आए और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भिजवाया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे इसमें कि राधा पवन से कहती हैं, वायु से, ठीक है ना, जिससे मतलब अपना संदेशा भिजवा रही हैं, मैसेज दे रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और ना ही वहां से कोई संदेशा भिजवाया, और तू जा उन्हें जो है ये मेरी सब दुख व्यथा सुना दे। और वो कैसे होंगे, मतलब वायु से कह रही हैं कि अगर तुम मान लो गई तो तुम्हें पहचानना कैसे कि आखिरकार वो होंगे कैसे। तो फिर वहां पर बताया गया कि मेरे प्यारे नवजल से कंध से नेत्र वाले, मतलब कि वो नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले होंगे, तो उन्हीं से तू जाकर ये सारा मैसेज कह देना, ठीक है। तो ये बस इतना आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण पद्यांश और है जिसको मैं बता रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप पहचान तो गए होंगे लगभग, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कहाँ से लिया गया ये, तो श्रद्धा मनु चैप्टर से है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसके यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कहा गया नील परिधान बीच सुकुमार, तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आएगा संदर्भ से, ठीक है ना। संदर्भ या कहेंगे तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, वही संदर्भ होता है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इसके जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, समझ गए।
तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं, ठीक है, मैं कई बार आपको बताता हूं ऐसे। तो बस इतना लिखने पर प्यारे बच्चों 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि बिजली का फूल से क्या तात्पर्य। अगर आप देखें प्यारे बच्चों यहाँ पर तो दिया गया है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो आपको बताना है कि जो बिजली का फूल यहाँ पर शब्द आया है इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, यही बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो बिजली का फूल है उसका तात्पर्य है आकर्षक गौर वर्ण युक्त सुंदर शरीर से। मतलब यहाँ पर श्रद्धा के बारे में बताया गया है। जैसे शुरू की लाइन अगर आप पढ़ें तो कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार। परिधान क्या होता है, वस्त्र को बोला गया, कपड़ों को, ठीक है। तो मतलब नील परिधान बीच जो सुकुमार है, ठीक है ना, तो उनका जो अंग है मतलब शरीर वो अधखुला जब मतलब कहीं कहीं से जो है खुल जाता है, कहीं कहीं पर जो दिखाई दे रहा है अंग वहां से ऐसा लग रहा है जैसे कि बिजली का फूल हो, ठीक है। मतलब कि सुंदर आकर्षक बिजली आप समझ सकते हैं ना, जैसे अचानक से बिजली जो है चमकती है तो अलग ही जो है दिखाई देता है। तो बस यहीं पर थोड़ा सा सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं, काफी इजी है, तो इसको कर लीजिएगा। अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो बस रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करनी है, यहाँ पर आपको शुरुआत की लाइन की व्याख्या कर देनी है। आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो बस आप इसका एक लाइन का व्याख्या करने के लिए ऊपर की सारी लाइनों के सहारा लेंगे, यही सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका पूरे का आपको अर्थ निकालना है और पूरे का अर्थ आपको लिख देना है एक लाइन की व्याख्या के लिए, ठीक है ना। तो चलिए जैसे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा अपने शरीर पर पीले, यानी कि बताया गया ना नील परिधान बीच सुकुमार, तो पीले जो वस्त्र हैं या पीले रंग के मेष चर्म धारण किए हुए हैं और उनकी वेशभूषा में से कहीं कहीं से कोमल अंग जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो नीले बादलों के बीच, ठीक है ना, नीले बादलों के बीच गुलाबी रंग का फूल, सुंदर फूल खिला हो, ठीक है ना। नील परिधान बीच सुकुमार, यही कहा गया, नीले बादलों के बीच। तो अब यहाँ पर इसका देख सकते हैं पूरी की पूरी व्याख्या आपके सामने है, बस ऐसे आपको कर देना है। तो इसके मिलेंगे 2 नंबर। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और भी कहीं से बन जाएंगे, बस आपका 5 क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश यहाँ पर आपके सामने है, कौन सा देखिए, जितने इस वीडियो में बताए जाएंगे प्रत्येक को प्यारे बच्चों आप कर लीजिएगा, पूरा आप लोग 20 नंबर एकदम हिंदी में पक्का करके जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई। तो बस यहां पर आपके सामने दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर ये, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा अशोक के फूल। इसके बाद यहां पर आपका देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश फिर से है, तो इसको देखिए कौन सा यहां पर कहां से लिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे यही सब हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसको आप कर लीजिएगा, ये कैकेयी अनुताप चैप्टर से, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं क्या क्या बताया गया। कैकेयी स्वयं को पश्चाताप करते हुए यहाँ पर कह रही हैं कि कहते आते थे अभी यही निर्दयी, अभी तक जो भी लोग हैं, ठीक है ना, सभी लोग यही कहते आए हैं कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब लेकिन क्या कहेंगे, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, मतलब कि अब बिल्कुल यह विरुद्ध हो गया है। पुत्र पुत्र ही, मतलब पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, माता कुमाता हो गई, ठीक है। तो बस इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर पद्यांश आएगा जो कि है घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। तो देखिए यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट ये है, श्रद्धा मनु चैप्टर से ये भी लिया गया। तो श्रद्धा मनु चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको, अगर आप 3 चैप्टर सिर्फ पढ़ लेते हैं, पहला कौन सा, पवन दूती का चैप्टर, ठीक है, पवन दूती का चैप्टर, दूसरा आपको पढ़ लेना है कैकेयी अनुताप जो मैंने बताया, और तीसरा आपको पढ़ लेना है यहाँ पर इसको जो कि आपका श्रद्धा मनु चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये 3 पाठ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पद्यांश से बिल्कुल एकदम नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक आपका महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करें, देखिए गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर मैंने सम्मिलित रूप से लिए हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट, जितना बताया जाएगा उतना आप बिल्कुल एक एक पद्यांश एक एक गद्यांश को फिक्स करके जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास जो भी टाइम है उसमें अगर आप इतना मेहनत कर लेते हैं तो परसेंटेज आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है, और हिंदी में तो आप एकदम 95+ फोड़ के आएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल को भुवन से अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखिए तो इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव यहां पर आए हैं, ठीक है, करने पर बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो बस इसको आप अगर देखेंगे तो पहचान तो गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द कई बार आया, ठीक है, और ये आपका राष्ट्र के स्वरूप से दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आखिरकार कैसे बनेंगे इसके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह कैसा होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि जन का प्रवाह अनंत होता है, बस अनंत शब्द लिख देना है। 2 नंबर यहाँ से आपका ये पूरा दे के जाएगा, तो इसका 2 नंबर आपको फिक्स हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य की रश्मियां प्रातः काल क्या बढ़ती हैं, तो भैया सूर्य की रश्मियां जो है रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन जो है अमर हो जाता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव यही पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर घाटों का निर्माण का क्या आशय है। अब अगर आप देखें इस पैसेज में, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कहा गया पैसेज में, ये लास्ट लाइन, ठीक है, इसको देखिए, कह रहा है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो घाटों का निर्माण इस पैसेज में ये शब्द आया, ठीक है ना, पूरा वाक्य। इसका क्या अर्थ है, तो देखिए इसका अर्थ आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है कि घाटों का निर्माण से मनुष्य का आशय है, ठीक है ना, अपने कर्मों और श्रम के द्वारा विकास के पद चिन्ह छोड़ना। मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर घाट, तो आप वर्ड समझ रहे हो, घाट शब्द का क्या अर्थ है, जैसे नदी के किनारे कोई भी घाट बनाया जाता है तो वो एक बार अगर बन जाता है तो हमेशा व्यक्ति सतत उसमें आते जाते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। जैसा एक बार व्यक्ति बना के छोड़ देता है वैसा हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नियम जो है चलते रहते हैं, और यही आपका होता है घाटों का निर्माण। जैसे यहाँ पर भी बताया कि मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के पद चिन्ह छोड़ देते हैं और बस वही लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं सीधा सो बताऊं कि आज के टाइम पर अभी देखिए आप इस पैसेज को पढ़ रहे हैं, आने वाले जो बच्चे होंगे शायद यही सिलेबस रहा तो फिर वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमेशा एग्जाम चलता रहेगा, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम भी लगातार आप अभी दे रहे हैं 2024 में, कोई 25 में आएगा, कोई 26 में आएगा। तो ये पद चिन्ह बोल सकते हैं, यही है घाटों का निर्माण। एक बार जैसी प्रथा चल गई है वैसी प्रथा चल रही है, ठीक है ना। तो बस इसको आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, तो आपको यहाँ पर संदर्भ देना है। देखिए तो राष्ट्र का जो स्वरूप यहाँ पर शीर्षक है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तो बस इसका 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश यहाँ पर देखे तो आपका शुरू में, ठीक है ना, ये दिया गया है यहाँ पर जन का प्रवाह अनंत से लेकर आपका भुवन से अमृत को भर देती है, यहाँ तक पूरा का पूरा ये अंडरलाइन है, ठीक है ना, इतना। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, और इसका हम लोग करते हैं सहस्र वर्षों मतलब हजारों वर्षों से। तो यहाँ पर समझिए, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है हमेशा, ठीक है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से, ठीक है ना, कहा गया था ना सहस्र वर्षों से, हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदात्म प्राप्त किया है या तदात्म बना है। इसकी जो है ये व्याख्या हो जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपको करना है गद्यांश एक नए शब्द नए मुहावरे, इसको पहचान के आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अपने से थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा की आधुनिकता लाना होता है भाषा में, ठीक है। अब यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा कि आखिरकार ये किस चैप्टर से है, और इसके क्वेश्चन आपके वैसे ही 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो बस ये आपका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका और जो है गद्यांश है,
तो बस यहाँ से कर लीजिएगा। और जितने इस वीडियो में बताए गए इतना अगर आप कर लेते हो तो 20 नंबर भैया आपका पक्का है। और अगर आप इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता है, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर देना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है निबंध पर और आवेदन पत्र पर। इसी प्रकार से दो दो टॉपिक करके हम लोग पूरा हिंदी समाप्त कर देंगे और हम लोग करेंगे फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।